नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबी संजय में। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियां। जैसा कि आपको पता होगा, संविधान में कितने भाग हैं? 22। संविधान में 22 भाग हैं। संविधान में 22 भाग और संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ये अपन वर्तमान संविधान की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। मतलब बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई एक एक करके, तो टोटल कितनी हो गई? 12। तो वर्तमान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जिनके बारे में हमें इस वीडियो में देखना है। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम भागों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अपन भाग का क्रमांक लिखेंगे, भाग में क्या जानकारी दी गई है वो लिखेंगे, और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक उस भाग के बारे में या वो भाग है। तो सबसे पहले भाग 1 की बात करें तो भाग 1, जिसमें संघ व उसका राज्य क्षेत्र की जानकारी दी गई है, जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। मतलब भाग 1 में अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 के बारे में जानकारी है। और इस भाग में अपन संघ मतलब जो केंद्र है, केंद्र कैसे राज्य का निर्माण करता है, कैसे मतलब कि राज्य कैसे बनता है, राज्य का नाम कैसे परिवर्तन किया जाता है, इसकी जानकारी हमें भाग 1 से मिलती है। और अनुच्छेद 4 में एक विशेष व्यवस्था है कि इसके तहत किया गया कोई भी कार्य, मतलब राज्य का पुनर्गठन या राज्य का नाम परिवर्तन, अनुच्छेद में संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अगर अपन भाग 2 की बात करें, भाग 2 महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में बहुत ज्यादा हाईलाइट में रहा था, जिसके कारण आंदोलन चला था सीए वाला। तो नागरिकता वाला भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है, और जो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। मतलब भाग 2 उसमें नागरिकता के बारे में जानकारी है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। अगर भाग 2 की आप पढ़ेंगे तो उसमें आप नागरिकता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है ना? तो नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है, मतलब किस व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलती है, जन्म के आधार पर अलग अलग प्रकार है, उनके बारे में भाग में जानकारी दी गई। नागरिकता आपसे छीन कैसे सकती है ना, ये सारी चीजें। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसमें? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आप अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं तो आपसे अपने आप भारत की नागरिकता छिन जाएगी। तो भाग 2 उसका जो टाइटल है वो है नागरिकता, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। आप याद रखना, ये करंट अफेयर में पिछले 2-3 महीने पहले, जब लॉकडाउन से पहले सबसे ज्यादा हाईलाइट में रहा था क्या? नागरिकता वाला संशोधन बिल। इसलिए आपको याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो उत्तर रहेगा आपका भाग 2। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। अगर अपन भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में सबसे महत्वपूर्ण भाग है, मतलब नागरिकों के हिसाब से अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई भाग है तो 3। क्योंकि भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों की भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की गई है। मतलब संविधान में नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई भाग है तो वो कौन सा भाग है? भाग 3, जिसमें किसकी जानकारी है? मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की बात कही गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 35 तक संविधान की बात कही गई। इसमें ही अनुच्छेद 32 आता है, जिसमें क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार है ना। तो भाग 3 का जो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया गया था, क्योंकि यही अनुच्छेद है जिसके तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है, और मौलिक अधिकार की रक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट पर है। तो भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और इसमें नागरिकों के अधिकार की बात कही गई है। तो नागरिक के हिसाब से, मतलब अपन जो जनता है, अपन जो नागरिक है देश के, अपन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भाग है तो वो कौन सा है? भाग 3। ये बात आपको याद रखनी है। अगर अपन भाग 4 की बात करें, भाग 4 में है डीपीएसपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, फुल फॉर्म है उसका राज्य के नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद कौन सा? 36 से लेके 51 तक। तो जो संविधान का भाग 4 है, संविधान का भाग 4, जिसे राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी बोला जाता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है।
अब भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब संविधान में राज्य के लिए, राज्य मतलब सरकार से लेना है अपना, सरकार के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आपको कैसे काम करना है। इसी भाग में अनुच्छेद जो 44 है, समान नागरिक संहिता, मतलब आपको सभी धर्मों के लिए सभी लोगों के समान संहिता बनाना है, पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है, समान वेतन कैसे देना है ना, अंतर्राष्ट्रीय संधि को शांतिपूर्ण कैसे करना है। तो जो राज्य के लिए निर्देश है, मतलब कि संविधान जो राज्य के लिए निर्देश देता है कि आप इन नीतियों का पालन करें, ऐसे कार्य करें, तो राज्य को निर्देश देना वाला भाग कौन है? भाग 4। तो भाग 4 जिसे डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक बोला जाता है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अगर अपन भाग 5 की बात करें, आप भाग कौन सा आता है? 5। यहां से शुरू हो जाता है वो जो पॉलिटी आप समझते हैं, ये यहाँ पे राजनीतिक चीजें, मतलब यहाँ पे जो संघ, अनुच्छेद 5 में है संघ, अनुच्छेद 5 में क्या है? संघ, सॉरी भाग 5, सॉरी क्या बोलना, भाग 5 में संघ के बारे में जानकारी है, और यह अनुच्छेद 52 से शुरू होकर अनुच्छेद 151 तक जाता है। अनुच्छेद लगभग 100 अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक क्या है? संघ। इधर पे आपको लिखना है केंद्र सरकार, समझ लो आप, केंद्र है ना, उसमें संघ शब्द प्रयोग किया गया, लेकिन आप सामान्य भाषा में क्या समझते हैं? तो केंद्र। तो जो केंद्र की जो चीजें हैं, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र में जैसे राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट है, जो मतलब आप सेंट्रल की चीजें समझते हैं, तो उसके बारे में जो जानकारी है वो भाग 5 में है, जिसका टाइटल है संघ, और इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है, लगभग 100 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद देखो 52 में ही राष्ट्रपति, जो 52 अनुच्छेद 52 है उसमें राष्ट्रपति का पद के बारे में है ना। अनुच्छेद जो 63 है उसमें क्या है? अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति है ना। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री है ना। और अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। ये अपन पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन इस भाग में अनुच्छेद 5 भाग 5 काय की जानकारी देता है आपको? संघ के बारे में जानकारी देता है, जिसमें अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में, 63 उपराष्ट्रपति के बारे में, 75 प्रधानमंत्री के बारे में, और 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के कार्य, उसकी शक्तियों के बारे में उल्लेख है। तो और भाग 5 52 से लेकर 151 तक है। इनके बारे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं अपन भाग 6। भाग 6 में यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाग 5 में जो केंद्र के बारे में है या संघ के बारे में, तो भाग 6 में है राज्य के बारे में, मतलब एक एक राज्य के बारे में। तो भाग 6 में किसके? विभिन्न राज्यों के बारे में है। और ये अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है, 152 से लेके 237 तक, मतलब अनुच्छेद जो भाग 6 है उसका टाइटल है राज्य, मतलब राज्य के लिए क्या शक्तियां, राज्य में कौन से पदाधिकारी या पद वाले काम करेंगे, हाई कोर्ट की शक्तियां क्या है, इनकी जानकारी आपको भाग 6 से मिलेगी, जिसका टाइटल राज्य है, जिससे जानकारी राज्यों की शक्तियों की मिलती है, विभिन्न उनकी अधिकारों की मिलती है। 152 से लेकर 237 तक भाग 6 के बारे में है। और भाग 6 में अपन को जैसे राज्यपाल के बारे में देखना है, किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में है ना, हाई कोर्ट के बारे में, इनके बारे में अपन देखेंगे। इसके बाद आता है भाग 7। इसके बाद भाग कौन सा आता है? 7। देखो भाग 7 है, भाग 7 ये क्या है कि निरसित कर दिया गया है, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया है। जो भाग 7 है इसमें एक अनुच्छेद था 238, 7वें संविधान। देखो क्या था कि जो अपन ने भाग 1 पढ़ा है उसमें राज्यों के बारे में था, तो इसमें भाग में इसमें भाग के रखे गए थे, जो मतलब कि जिनको केंद्र शासित प्रदेश, एक प्रकार से जो मतलब ब्रिटिश राज्य में केंद्र शासित प्रदेश उनको रखा गया था। बाद में जब उनको भारतीय संविधान के तहत राज्य बना लिया गया, भारत के अंतर्गत आ गए वो, तो जो भाग 7 था उसको निरसित या समाप्त कर दिया गया, जो जिसमें 238 अनुच्छेद था। आपसे पूछ सकते हैं किस भाग को समाप्त कर दिया गया है? भाग 7 को, मतलब भाग 7 हमारे साथ नहीं है। तो अब देखेंगे अपन भाग 8। भाग 8 में क्या है? आपको याद रखना है कि भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है ना। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है 239 से लेकर 242। देखो वर्तमान में जो लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके बारे में अनुच्छेद 239 से 242 में भाग 8 में बात कही गई है। मतलब जो संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनके कार्य करते हैं, क्या उनको शक्तियां दी जाती हैं, इनके बारे में भाग 8 में जानकारी दी गई है।
तो भाग 9 की बात करें तो भाग नौ में 3 भाग हैं, है ना। भाग 9 का, भाग 9 खा। तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में है। देखो भाग 9 में एक ही अनुच्छेद है 243, उसको बार बार इतनी बार लिखा गया है, इसीलिए भाग 9 से संबंधित 2 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूची? अनुसूची 11 और अनुसूची 12। अनुसूची 11 का संबंध पंचायतों से है, अनुसूची 12 का संबंध नगर पालिकाओं से है। ये अनुसूचियां, है ना, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन से 1992 में जोड़ी गई। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या है कि इसीलिए अनुसूचियों का महत्व हो जाता है, क्योंकि जब एक अनुच्छेद में आप बार बार चीजें डालोगे तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें, तो इसीलिए संविधान में अनुसूचियों को शामिल किया गया। तो भाग 9 में, भाग 9 है जो, उसमें पंचायतें हैं अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक। जो भाग 9 का है उसमें नगर पालिका है अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड जी तक। और भाग खा है जो 9 का, उसमें सहकारी समितियां 243 से लेकर जेड एस से लेकर जेड टी तक। इस अनुच्छेद में ही बहुत सारे अनुच्छेद उप अनुच्छेद बना के लिखे गए हैं। साथ में 2 अनुसूचियां कनेक्ट होती हैं, अनुसूची 9 से अनुसूची 11 और अनुसूची 12। आपसे पूछ सकते हैं भाग 9 में क्या है, तो पंचायत है। नगर पालिका को संबंध का है तो भाग 9 से। और कौन कौन सी अनुसूचियों से? 11 से है पंचायतों का संबंध और 12 से है नगर पालिका का संबंध। और कौन से 73 पर संविधान संशोधन 74। देखो इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप याद रखो कि भाग 9 में पंचायत और नगर पालिकाओं के और सहकारी समितियों के बारे में जानकारी है। अगर अपन भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र के बारे में है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय, भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, जो अनुच्छेद मतलब भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। अनुच्छेद 244 आता है भाग 10 के अंतर्गत। तो देखो जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो एससी और एसटी के लोग हैं, मतलब जो जनजातीय लोग हैं और अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं, उनके बारे में उनकी जानकारी 244 अनुच्छेद और भाग 10 में दी गई है। तो भाग 10 किसके लिए है? एससी और एसटी वाले क्षेत्रों के लिए है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आता है भाग 11। देखो भाग 11 में क्या है? भाग 11 में राज्य और केंद्र के संबंधों के बारे में बात की गई है। देखो भाग 11 में एक है, मतलब 7। तो इसमें राज्य व केंद्र के संबंधों के बारे में बात की गई है। भाग 11 में राज्य और केंद्र संबंध की बात की गई है, जो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है ना। राज्य के प्रशासनिक संबंध, राज्य के विधायी संबंध, है ना, मतलब जो कानूनी प्रकार से राज्य के संबंध, है ना। और जो विधायी प्रशासनिक रूप से मतलब कलेक्टर को किस प्रकार से भेजा जाता है, कलेक्टर केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है और वो राज्यों में काम करता है ना। तो जो राज्य के विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है, आदि की जानकारी अपन भाग 11 से प्राप्त करेंगे। भाग 11 में आपसे पूछ सकते हैं केंद्र और राज्य के संबंध कहाँ है, तो भाग 11 में 1 और 1 11। तो केंद्र राज्य के संबंध भाग 11 में और अनुच्छेद 245 से 263 तक है। इसके बाद आता है कौन सा? भाग 12। इसके बाद कौन सा भाग आता है? भाग 12। तो भाग 12 में वित्तीय संबंध है। केंद्र और राज्य के क्या संबंध है? वित्तीय संबंध, है ना। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध ये 264 से शुरू होकर 300 तक जाता है ना, या 300 का तक है। तो इसमें क्या होता है कि कैसे विदेशों से सरकार ऋण लेगी, कैसे विदेशों से ऋण लेगी, उसकी क्या वित्तीय मतलब कि उसकी जिम्मेदारियां हैं, कैसे वो टैक्स लगाएगी, है ना। जो जीएसटी वगैरह के बारे में भी है, उसकी जानकारी विभाग 12 के तहत आपको मिल सकती है। तो जो वित्तीय स्थिति मतलब देश में जो वित्तीय सिस्टम को मतलब जनरेट किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसके बारे में जानकारी हमें भाग 12 से मिलती है। और जो 264 से लेकर 300 का तक है। आपको याद होना चाहिए कि जो संपत्ति का अधिकार था, पहले क्या है कि 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, अब 6 बचे। तो संपत्ति का अधिकार था उसको कहां पे कर दिया गया? 300 के अंदर कानूनी अधिकार बन गया है। देखो कानूनी अधिकार में आपकी कोई रक्षा नहीं करेगा, उस तरीके से आप केस लड़ोगे वो सब चीजें होंगी, लेकिन मौलिक अधिकार की रक्षा आपकी सुप्रीम कोर्ट खुद से करता है। उसमें आपको ज्यादा प्रबल तरीके से अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद अपन को देखना है भाग 13। भाग 13 में क्या है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में जानकारी दी गई है, जो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। भाग कौन सा है? 13 भाग, उसका भाग 13 है। इसमें भारत में व्यापार, वाणिज्य व समागम आदि की जानकारी है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है।
मतलब व्यापार के लिए क्या स्वतंत्रता है, आप कहाँ जाके व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य के बारे में, है ना, कैसे निवेश इकट्ठा करते हैं, इन सब की जानकारी संविधान में कहाँ दी गई है, भाग 13 में दी गई है। अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक दी गई है। 14 में केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 14 केंद्र राज्य के अधीन सेवाएं 308 से लेकर 323 अनुच्छेद तक है। मतलब जो कलेक्टर हुआ, डिप्टी कलेक्टर हुआ, तहसील, ये जो लोक सेवा है वो यूपीएससी और जो पीएससी के बारे में जानकारी है वो भाग 14 से मिलती है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक मिलती है। और जो लोक सेवा आयोग विभिन्न राज्य के 315 से लेकर 323 तक है। मतलब लोक सेवा आयोग कैसे भर्ती करता है, उसकी परीक्षा लेने क्या है, उसकी संवैधानिक शक्ति क्या है, कैसी उसकी संरचना है ना, इसकी जानकारी अपन को कहाँ से प्राप्त होती है, भाग 14 से। लोक सेवा आयोग 315 से लेकर 323 तक है, भाग 14 के अंतर्गत आता है। और भाग 14 पूरा 308 से लेकर 323 तक है। अब इसका एक उपभाग है भाग 14 का, जिसमें अधिकरण की जानकारी है। 323 अनुच्छेद में ही 323 अनुच्छेद का और खा है वो, उसमें मतलब अधिकरण की जानकारी आपको याद रखना है। अधिकरण को इंग्लिश में ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। मतलब जहां पर प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी मिलकर जांच करते हैं या न्याय करते हैं, उसे अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स बोला जाता है। एनजीटी ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्यरत एक विशेष ट्रिब्यूनल है। अधिकरण मतलब जैसे मान लो किसी सेवा के अधिकारी और न्यायिक अधिकारी मिलके आप जैसे मान लो पुलिस की जांच करना, तो एक कमिश्नर रहेगा उसमें, मान उदाहरण के तौर पर, और एक जज रहेगा, वो मिलके मान लो किसी पुलिस पे जो आरोप है उसकी जांच करेगा। तो क्या प्रशासनिक अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर न्याय में सहयोग करेगा और न्यायालय अपने न्यायिक अनुभव के आधार पर कार्य करेगा। इससे मिलजुल कर कार्य करने से न्याय उचित और समय पर प्राप्त हो जाता है। तो अधिकरण किसमें है, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 14 का में। और अधिकरण वर्तमान समय में न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। अब अनुच्छेद 323 का और खा में अधिकरण के बारे में जानकारी है। अब देखना है भाग 15, भाग 15 जिसमें निर्वाचन की बात कही गई है। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। मतलब भारत में निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति, उनके संवैधानिक अधिकार आदि की जानकारी भाग 15 में है, जो 324 से लेकर 329 का तक है। मतलब भाग 15 जिसमें निर्वाचन की जानकारी मिलती है और 324 से लेकर 329 तक है। और आपको बताते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि भारत का चुनाव काल में देश को चुनाव संचालित करने वाला आयोग भारतीय चुनाव आयोग की जानकारी अनुच्छेद 324 में है। और भाग 15 जो 324 से 329 तक है। अब अपन देखें भाग 16। देखो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष अधिकारियों की बात कही गई है। भाग 16 में क्या है इसके लिए, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष अधिकार, कुछ वर्गों के लिए विशेष अधिकार, जिसमें 330 से लेकर 342 तक है। 330 से लेकर 342 तक। मतलब भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष अधिकार, मतलब अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं, बूढ़े लोग हैं आदि, है ना, या कोई भाषा, संस्कृति, अल्पसंख्यक आदि के लिए देखो विशेष अधिकार भाग 16 में किए गए हैं, जो 303 से 342 तक। देखो विशेष अधिकार कुछ वर्गों के लिए कह रहे हैं, मतलब जो जनजाति, संस्कृति आदि, पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक वर्ग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, वो 330 से लेकर 342 तक है ना। तो भाग 16 में ये दिया गया है। अब अगर भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में है, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। देखो राजभाषा के बारे में देखो, मतलब कि संविधान में कौन सी भाषा को मान्यता दी गई है। देखो मूल रूप से कितनों को दी गई थी, 14 को। वर्तमान में कितनी हो गई है, 22। वर्तमान में 22 भाषा को संविधान में राजभाषाओं के रूप में शामिल किया गया है। हाई कोर्ट की क्या भाषा होगी, है ना, किसी राज्य में कैसे भाषा को अपनाया जा सकता है, ये इन सब की जानकारी भाग 17 में राजभाषा भाग के तहत 343 से 351 तक दी गई है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो देखो एक फेमस भाषा है वर्तमान में भोजपुरी, जो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, उसको शामिल करने की मांग की जा रही है। अगर अपन भाग 18 की बात करें तो उसमें आपात उपबंध है, जो 352 से लेकर 360 तक है।
आपको पता होगा कि 3 प्रकार के आपातकालीन लोग बंद किए गए हैं। 362 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन बोलते हैं राज्य आपातकाल, और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। अगर भाग 19 की बात करें तो प्रकीर्ण 361 से लेकर 367 तक है। प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस। भाग 19 में वो चीजें दी गई हैं जो संविधान बनाते समय गलती से छूट गई हैं, उन चीज को भाग 19 में शामिल किया गया है। जैसे प्रकीर्ण से मिसलेनियस बोलते हैं 361 से लेकर 367 तक है। आपको बता दें कि जो भाग 356 में जो आपको जो राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो उसके प्रभाव 365 में किए गए। तो मतलब भारतीय संविधान में भाग 18 और 19 मतलब सभी भाग आपस में जुड़े हुए हैं और अनुचित सिर्फ व्यवस्था के लिए कुछ संग्रहित करके भागों में बांटा गया है। बाकी काम मिलजुल कर ही होता है। ऐसा नहीं कि एक भाग के तहत जो शक्ति दी गई दूसरे भाग में उसके बारे में बात नहीं कही गई। जैसे बहुत सारी बातें उस भाग से आगे की में भी की गई हैं। अगर भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन 368 भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है जो 300 अनुच्छेद 68 है, वो संविधान संशोधन के तहत उसमें बात की गई है। आपको बता दें कि संविधान में सुधार के लिए संविधान संशोधन किया जाता है। कुछ संविधान संशोधन केवल संसद कर सकती है, कुछ संविधान संशोधन बेसिस मोशन से किए जाते हैं और कुछ संविधान में राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। अगर भाग 21 की बात करें अपन तो उसमें अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष संबंध 369 से लेकर 392 तक है। देखो अस्थायी मतलब जिनके लिए कुछ समय के लिए शामिल किया गया था, संक्रमणकालीन और विशेष। संक्रमणकालीन मतलब जिनकी जरूरत जोड़ने के लिए की गई थी। जैसे आपको पता हो कि अनुच्छेद 370 भाग 21 के तहत आ रहा था, भाग 21 के तहत आ रहा था। अब उसका प्रभाव समाप्त कर दिया गया, इसीलिए उसे जम्मू कश्मीर का विशेष उपबंध था और संक्रमण था कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत में नहीं जुड़ जाता है तब तक के लिए वो बनाया गया था। तो कुछ संक्रमणकाली अस्थायी प्रबंध भाग 21 में दी गए और अनुच्छेद 370 जो पिछले कुछ समय हाईलाइट में रहा, 2019 में सबसे ज्यादा हाईलाइट में अगर बात कर रहे हैं तो वो जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं गया तो अनुच्छेद 370 को नष्ट या प्रभावहीन किया गया। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 370 के भाग का हिस्सा था, भाग 21 का हिस्सा था। अगर अपन अंतिम भाग की बात करें भाग 22, उसमें संक्षिप्त नाम कैसे किए जाते हैं, आरंभ किसी चीज का कैसे किया जाता है। उस हिंदी भाषा के विकास के लिए 393 से 395 तक विशेष व्यवस्था की गई है। अब हम देख लेते हैं कि संविधान मतलब संविधान में जो भाग 22 है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, उनके लिए जो फैक्ट इंपोर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं। देखो कुछ महत्वपूर्ण अगर फैक्ट देखें तो मूल कर्तव्य जो भाग 4 का है वो अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं। मतलब 10 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, वर्तमान में 11 हो गई उनकी संख्या। तो मूल कर्तव्यों को भाग 4 का और 51 का के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। आपसे पूछ सकते हैं कि भाग 4 कब जोड़ा गया, तो 1976 में। संशोधन कौन सा था, तो 42वां। और किस अनुच्छेद में है, तो 51 का। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। भाग 4 का 51 का। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। अगर भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जो 238 को समाप्त कर दिया गया था। भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 को 238 अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था। जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, मतलब पहले क्या था, मूल अधिकार, जो भाग 3 में मूल अधिकार अपन को प्राप्त है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। क्या है कि 1900 अगर अपन 78 के पहले की बात करें तो 7 मूल अधिकार प्राप्त है, जिसमें संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत प्राप्त था। लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया और अनुच्छेद 31 से हटाकर उसको 300 का में कर दिया गया। मतलब अगर आपका कोई संपत्ति छीने तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं, कानूनी लड़ाई तो लग सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपकी उस तरीके से रक्षा नहीं करेगा। तो संपत्ति का मूल अधिकार कानूनी अधिकार कब बना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में बना। आइए अब अपन देख लेते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12, और मूल संविधान में कितनी थी, 8। तो एक एक करके अपन अनुसूचियां देखते हैं। पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी है। देखो अनुसूची में विस्तृत जानकारी दी जाती है, कैसे राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, कैसे राज्यों का मतलब की नामकरण किया जाएगा, इसकी जानकारी। देखो अपन भाग के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है ना। लेकिन अगर अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में राज्य
और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। देखो अनुच्छेद के बारे में अनुसूची के समय में अनुच्छेद के बारे में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अनुसूचियां गई हैं जिनमें बहुत सारे अनुच्छेद कहीं कहीं से बिखरे हुए होते हैं, इसलिए इनके बारे में अनुच्छेद के बारे में बात नहीं कर रहे। तो पहली अनुसूची में काय की जानकारी है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र की। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पद अधिकारियों के वेतन की बात कही है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कितना मिलता है, सांसद को कितना मिलेगा। तो वेतन भत्ते की बात किसमें की गई है? अनुसूची 2 में। आज से पूछ सकते हैं कि वेतन भत्ते की बात संवैधानिक अधिकारियों के लिए वेतन भत्ते की बात किस अनुसूची में की गई है? तो 2 वेतन 2। तो वेतन भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में बात की गई है। आप याद रख सकते हैं कि वेतन 2 मतलब अनुसूची 2। और अनुसूची 3 में शपथ की बात कही गई है, मतलब विभिन्न अधिकारी, उम्मीदवार, सांसद, विधायक आदि सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे शपथ लेते हैं, इसकी जानकारी हमें अनुसूची 3 से मिलती है। लेकिन आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में इधर पे नहीं दिया गया है। इनकी शपथ कहाँ पे दी गई है? इनके मतलब राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत लेता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत और राज्यपाल लेता है अनुच्छेद 159 के तहत, है ना। तो राष्ट्रपति की शपथ की जानकारी अनुच्छेद 60 में दी गई है, उपराष्ट्रपति की 69 में दी गई है और 159 में दी गई है राज्यपाल के शपथ की बात। बाकी जो शपथ की बात की गई है वो अनुसूची 3 में की गई। तो अनुसूची 3 जिसमें शपथ के बारे में जानकारी दी गई है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की बात अलग से दी गई है। राष्ट्रपति 60, उपराष्ट्रपति 69 और राज्यपाल 159। और अनुसूची मतलब चौथी अनुसूची की बात करें, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। आपको पता होगा कि वर्तमान में टोटल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 250 अधिकतम हो सकती हैं, जिसमें 245 पे चुनाव होते हैं। तो राज्यसभा सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा, इसकी जानकारी अनुसूची 4 में मिलती है। अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों का आवंटन की बात कही गई है और जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है। इसीलिए जो बड़े राज्य हैं उनमें राज्यसभा सीटें अधिक हैं। अधिकतम सबसे अधिक राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, ये बात आपको याद रखनी है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र की जानकारी मिलती है और 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र की जानकारी मिलती है। देखो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का आपस में संबंध है, दोनों में जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र की जानकारी मिलती है। लेकिन अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा 4 राज्यों के बारे में, स्पेशल 4 राज्यों के बारे में कहा मिलती है? अनुसूची 6 में। और बाकी राज्यों की कहा मिलती है? 5 में। तो 5वीं अनुसूची में किसी भी राज्य का उल्लेख नहीं है, लेकिन 6ठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? 4। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि 6ठी अनुसूची के राज्य हैं तो कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम। आपसे वो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन 6ठी अनुसूची का राज्य नहीं है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। इसके बाद अपन देखते हैं अनुसूची 6। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की बात कही गई है, मतलब किस संघ मतलब केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किस पे राज्य सरकार, किस पे दोनों बना सकते हैं। इसकी सूचियां अनुसूची 7 में विस्तार रूप से दी गई हैं। मतलब 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की बात कही गई। संघ सूची में 100 विषय हैं, मतलब केंद्र सरकार 100 विषय पर, राज्य सरकार राज्य सूची की 61 विषय पर और दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर 52 विषयों पर कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची में अगर टकराव होगा किसी कानून पर तो केंद्र का कानून मान्य होगा। अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में दी गई है कि संविधान में मान्य प्राप्त भाषाएं कितनी हैं। तो वर्तमान में 22 भाषाएं, लेकिन मूल रूप से 14 भाषाएं थी। मतलब जिस भाषा को संविधान की अनुसूची 8 में शामिल कर लिया जाता है उसके उत्थान के लिए, उसके बचाव के लिए बहुत सारे उपाय और उसको आर्थिक मदद दी जाती है। वर्तमान में कितनी भाषाएं संविधान में शामिल है? लगभग 22 भाषाएं शामिल हैं। अनुसूची 9, देखो 8 तक क्या था? 8 तक मूल संविधान में थी, लेकिन 9, 10, 11, 12 बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो सबसे पहला संशोधन हुआ था 1951 में, उसके तहत अनुसूची 9 जोड़ी गई, जिसमें भू सुधारों और बाद की प्रविष्टियों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए लगभग 284 प्रविष्टियां, मतलब वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 से अधिक प्रविष्टियां शामिल हैं, जिसका उद्देश्य उनको न्यायिक समीक्षा से बचाना है। लेकिन 1973 के बाद केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 9वीं अनुसूची का भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है, मतलब कोई राजनेता या कोई विधायक, कोई सांसद अगर दल बदल करता है तो उसको किस प्रकार से अयोग्य ठहरा जाएगा, किस प्रकार से उस पर आरोप लगाए जाएंगे, किस प्रकार से सजा दी जाएगी, इसकी जानकारी हमें 10वीं अनुसूची में मिलती है, जिसे दल बदल अनुसूची कहते हैं, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इस पे कई बार क्वेश्चन बना है कि दल बदल अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 52वां
संशोधन 1985 में जोड़ा गया। तो 11वां और 12वां एक साथ जोड़ी गई थी। तो 11 में पंचायतों के बारे में जो 73वीं संविधान संशोधन 1992 में, 12 में नगर पालिकाओं के बारे में जिसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। देखो 1992 में संविधान संशोधन 73 और 74 हुए, जिसमें पंचायती राज की स्थापना की गई। तो पंचायतों राज की और नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, जिसमें पंचायतों को 29 बसा पर कानून बनाने की शक्ति अनुसूची 11 के तहत प्राप्त है। 18 अनुसूची 12 के तहत नगर पालिकाओं को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो मतलब जो पंचायती राज की बारे में जो दो अनुसूचियां हैं वो अनुसूची 11, अनुसूची 12। आपको याद रखना है अनुसूची 11 कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992, और 12वीं कब जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन 1992। इस प्रकार अपन ने देखा कि 22 भाग होते हैं, 12 अनुसूचियां होती हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, समझने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए जीएस विद संजय के साथ।